राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचारा मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज द्वितीय वर्ष की क्लास के अंतर्गत हम सल्तनत काल के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ जानकारी मैं आपको प्रदान करना चाहूँगी जिससे कि आप जान सकें उसके बारे में। ऐबक इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें थोड़ी सी कम ही जानकारी मिलती है। इतना तो पक्का है कि वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान था, लेकिन किसी कारणवश उसे बेच दिया गया और उसे दास बना लिया गया। वो युग ऐसा था जब जैसे आज हम बाज़ार जा कर के ख़रीदारी करते हैं, सामान खरीदते हैं, वैसे ही दास इंसान भी खरीदे और बेचे जाते थे और एक बड़ा ही लाभदायी व्यापार था। जो लोग अच्छे दिखाई देते थे उनको शिक्षित कराया भी करते थे उनके मालिक, ताकि उनकी वापस से जब वो बेचें तो ऊंचे दाम प्राप्त कर सकें। इस दौरान निशापुर, जो कि मध्य एशिया की एक जगह है, वहाँ के काजी फ़खरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को देखा, उसे खरीद लिया। उसने जो है कुतुबुद्दीन की योग्यता से बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन को शिक्षा दी। यहाँ पर जहाँ दासों से घरों का काम करवाया जा रहा है, वहाँ कुतुबुद्दीन को घुड़सवारी, थोड़ी बहुत सैन्य शिक्षा और प्रशासन की शिक्षा भी इस काजी ने प्रदान की। लेकिन उसके दुर्भाग्य से जैसे ही वो कुछ शिक्षा दीक्षा करके थोड़ा बड़ा हो पाता, उसकी मृत्यु हो गई काजी फ़खरुद्दीन की। और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र थे, उन्होंने उनको कुतुबुद्दीन को मुक्त नहीं किया बल्कि उसे बेच दिया। और इस तरह से बिकते वापस खरीदे जाते, खरीदते बिकते इस दौर से गुज़रते हुए वो गौर आ पहुँचा, जहाँ मोहम्मद गौरी की नज़र उस पर पड़ी। वो उसकी योग्यता से, खास करके उसकी सैन्य निपुणता से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने कुतुबुद्दीन को अपना खरीद लिया और अपना दास बना लिया। हालांकि उसे दासों की तरह उसने नहीं रखा। 1192 में जब प्रसिद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने जो है भारतीय जो प्रदेश थे, राजपूताना के जो क्षेत्र थे, दिल्ली थी जो कि उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के अधीन थी, वो जो है सारा कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो वापस चला गया। यही परिस्थिति चलती रही। वो सूबेदार के रूप में भारत में कार्यरत रहा, लेकिन इसी दौरान उसके दुर्भाग्यवश 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। यहाँ तकलीफ़ ये हो रही है कि मृत्यु होने के बाद ये तो लगभग पता ही था कि भारतीय प्रदेशों पर प्रशासन कौन करेगा, लेकिन ऐबक अभी तक दास्तां से मुक्त नहीं हुआ है। टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से वो अभी भी एक दास था, एक गुलाम था। लेकिन फिर भी उसने जो है प्रशासन का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। थानगी, अजमेर, कलिंजर, यहाँ अगर राजपूतों ने विद्रोह किए तो उनके विद्रोह को उसने कुशलतापूर्वक दबाया। गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य जो है उसके 3 दासों में विभक्त कर दिया गया था। गौरी की मृत्यु के बाद पहला दास था यल्दौज, जिसको गजनी मिला। दूसरा था कुबाचा, जिसको सिंध उच्च मिला। और तीसरा था ऐबक। लाहौर, दिल्ली, अजमेर, थानगीर, कलिंजर, कानेश्वर, ये सारी जो भारतीय प्रदेशों में जो तुर्कों ने जगह जीती थी वो उन्हें मिली। और साथ ही साथ गौरी के टाइम ही ऐसा हुआ था कि इब्न बख्तियार खिलजी था, जिसने कि बड़ी ही आप कहो कि रोमांचक रूप से बंगाल का प्रांत जीत लिया था। ये भी एक तरह से ऐबक के अधीन ही था। अब क्या हुआ कि ऐबक जब दिल्ली का प्रांतपति बना तो यल्दौज और कुबाचा, इनसे बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उस वक्त उसके साथ जो क्षेत्र था, उसके अधीन जो क्षेत्र था, उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था। उस बढ़ते रेवेन्यू के कारण दिखती बात है कि ऐशो आराम में वृद्धि होगी, बड़ा शाही था।
यलदौज जो था, वैसे तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका एक भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसने सत्ता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया और गजनी का सूबेदार जो है, शासक टेक्निकल रूप से जो है यलदौज ही रहा, हालांकि नाम अभी भी उसी का चल रहा है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना तो उसने जो है यलदौज ने इसको ऐबक को कुछ ऐसे उपहार भेजे जो किसी गुलाम को भेजे जाते थे, लेकिन ऐबक ने इस वक्त क्रोध नहीं किया, उसने अपनी स्थिति मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि ये याद रखा कि यलदौज जो है उससे जलता है। 1208 के आसपास यलदौज ने जो है हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दिखती बात है, वो कहेगा कि भाई हमला इन्होंने बोला है, मैं तो एक आक्रामक वो है, हम तो जो है डिफेंसिव रुख अपना रहे हैं। उसने उसको पराजित कर दिया यलदौज को, और पराजय के बाद वो गजनी आया। गजनी आकर के 1208 ईस्वी की घटना है, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त किया गयासुद्दीन महमूद, जो कि मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उससे। अब जो है वो गुलाम नहीं था। बाद में वो गजनी ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसे पता था कि वो वहाँ लोकप्रिय नहीं है, वो वापस आ गया। बंगाल में एक घटना उसके समय में खड़ी हुई। मैंने बताया कि इब्न बख्तियार खिलजी जो है उसने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया था, और मोहम्मद गौरी और उसके बाद ऐबक का वो अधीन था। उसके एक सरदार थे अली मर्दान ने पहले ही उसकी हत्या कर दी थी, और वो जो है बंगाल का शासक बन बैठा था। कुछ समय बाद क्या हुआ कि अली मर्दान के अधीन में ही एक सामंत था शेरा खां, उसने विद्रोह कर दिया। अली मर्दान जो है भाग करके ऐबक के पास आया, ऐबक ने उसकी सहायता की और उसे वापस बंगाल की गद्दी पर बिठाया। तो इस एहसान के कारण जब तक ऐबक जीवित रहा, अली मर्दान जो है पूरी तरह से ऐबक के प्रति स्वामी भक्त बना रहा। उसने कोई भी विद्रोह नहीं किया। जो नियमित रूप से वार्षिक नजराने जो हैं, रेवेन्यू का जो हिस्सा है, वो लगातार बेचता रहा। तो एक सौहार्दपूर्ण संबंध यहाँ बना। प्रशासन के क्षेत्र में अगर देखें तो ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, न बादशाह, न सुल्तान, न पातशाह। वो सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। लाहौर में ही ज़्यादातर उसका निवास स्थान रहा। हालांकि उसने जो है दिल्ली को एक राजधानी के रूप में, एक बड़े शहर के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया था। वास्तुकला के क्षेत्र में अजमेर में जो हम देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो मोहम्मद गौरी के समय जब आक्रमण हुआ था तो उसको जो है हाथों हाथ कुछ ही टाइम में मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। ये काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये एक आप कह सकते हो कि भारत में अगर कहें पहली मुस्लिम इमारत, टिपिकली वो नहीं थी, क्योंकि जो मेहराब, गुंबद, मीनार, ये सारी विशेषताएं जो कि इस्लामी स्थापत्य की है, वो उसमें विशुद्ध रूप से नहीं देखी जाती। दूसरी, इसने जो भवन का कार्य शुरू किया था वो था प्रसिद्ध कुतुब मीनार। एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वापस से दोहरा रही हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी स्मृति में इसने एक भवन का निर्माण शुरू किया, कुतुब मीनार बनानी शुरू करी, जो कि शुरू तो इसके काल में हुई, लेकिन पूरी होती उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। अब साम्राज्य उसने थोड़ा बड़ा स्थिर करना शुरू किया। बंगाल में उसने अली मर्दान की मदद की। गजनी से जो उसको चुनौती मिल रही थी उसके सत्ता के दावे को, वो उसने उसका निराकरण कर दिया। जो राजपूताना के क्षेत्र में है, कलिंजर, थनगीर, यहाँ जब विद्रोह हो रहे थे तो इन विद्रोहों को उसने कुचल दिया। लेकिन बाकी सारी समस्याओं पर वो छुटकारा पाता या इस साम्राज्य का विस्तार करता, उससे पहले ही 1210 ईस्वी में पोलो जो खेलते हैं, घोड़े पर बैठ के हॉकी जैसा खेल होता है जिसको चौगान कहा जाता था, उसके खेलते खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। यहीं आकर के कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासन समाप्त हो जाता है। दान देने के मामले में कहते हैं कि वो बड़ा ही प्रसिद्ध था। वो लाखों रुपए दान कर दिया करता था। इसके कारण इसको लाख बख्श के उपनाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाख बख्श किसका नाम है। लाख यानी लाखों और बख्श यानी दान करने वाला।
कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उपनाम था। इसके अलावा कहते हैं कि वो कुरान का बड़ी ही सुरीली आवाज़ में पाठ करता था, इस कारण उसका एक उपनाम कुरान खान भी दिया गया है। ये दोनों उपनाम भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली का शासक था जिसकी पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। वो शासक था कुतुबुद्दीन। इतना कहकर ही इस वीडियो में अपने शब्दों को मैं विराम दूंगी और आगे वीडियो देखने के लिए आपके जो अलग अलग विषयों के सहायक आचार्य हैं, अध्यापक हैं, जो आपके शिक्षक हैं, बड़ी ही मेहनत से तैयार कर रहे हैं, उन्हें आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि वो इससे लाभान्वित हो सकें और कोरोना काल में भी वो पढ़ाई से बिल्कुल अछूते नहीं रहे। धन्यवाद।